देखो एसएमई प्लेटफॉर्म हो गया, मेन बोर्ड हो गया। अब बोलोगे मेन बोर्ड कहां पढ़ाया आपने? अरे मैं जो पढ़ाता हूं मेन बोर्ड ही है, ये सब स्पेशल है ना। ये समझता ही नहीं है लोग। ये जितनी कहानी पढ़ाता हूं मेन बोर्ड के लिए पढ़ाता हूं। अब ये सब स्पेशल है इसलिए अलग अलग पैराग्राफ है इनके लिए। बाकी जितने भी लॉ पढ़ाऊंगा दैट विल बी ऑन फॉर व्हाट? मेन बोर्ड। चलिए अगला, आईजीपी, अर्लियर। अर्लियर, अर्लियर बोलो क्या नाम था इसका? बोलता ही नहीं है कोई। बताया था ना, तो यहां लिखो अर्लियर आईटीपी। इसका पहले क्या नाम होता था? आईटीपी। क्लियर है? अगर आपको आईजीपी पे और भी थोड़ा सा नॉलेज चाहिए तो जब आईजीपी आया था तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक आज शाम में शेयर कर दूंगा, मुझे याद करा देना। और तुम चाहो तो यहां पर साइड में रेफरेंस के लिए लिख लो, यूट्यूब लिंक लिख लो कि तुम्हें सर से यूट्यूब लिंक लेके एक बार उसको देखना है। एक बार उस वीडियो को देखोगे तो आईजीपी पर तुम्हारी नॉलेज अच्छी हो जाएगी। नहीं समझे? बाकी जितना तुम्हारे बुक में है वो तो मैं पढ़ा रहा हूं अभी। अलग से मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ था अमेंडमेंट के नाम से। तो चाहिए तुम लोगों को? पहले बताओ। नहीं, आवाज ठीक से आई नहीं। नहीं, कुछ लोग करें जितना है उतना काफी है, हमें एडेड नॉलेज नहीं चाहिए। एडेड नॉलेज क्या पता उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो फिर तो यहां लिख लिया, वाईटी लिंक लिख लिया। ठीक है, तो आज ये रात में मेरे से मांग लेना, या अभी मैं ब्रेक अगर लेता हूं तो मैं ब्रेक में ही ढूंढ के भेज दूंगा, या कोई बच्चा अगर ढूंढ के मुझे भेज दे तो ज्यादा अच्छा है। उसको तो यूट्यूब पे जाकर क्या लिखना है? आईजीपी स्टॉक एक्सचेंज बाय सीएस नितेश कुमार जायसवाल, तो आ जाएगा वो। चलिए अब आ जाओ भाई, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, क्या ये स्टॉक एक्सचेंज है या मात्र एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है? यहां पर लिस्टिंग और ट्रेडिंग होती है सारे सिक्योरिटीज की या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज सारे कंपनीज का या वो इश्यूअर्स जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे? तो वो आएंगे कौन? स्टार्टअप्स, यही तो आएंगे, इनोवेटर्स। अब आओ, इनोवेटर्स कौन होता है भाई? आ जाओ। सबसे पहले वो लिख लिया, देख लो यही लोग एलिजिबल है। कंपनीज जो किस सेक्टर की हैं? टेक्नोलॉजी, आईटी, आईपीआर, डेटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। अब ये सब क्या होता है भाई? मुझे नहीं पता, इंजीनियर सब जानता होगा। है? तुम जानते हो ये सब? अच्छा, वीडियो वीडियो भेज भी दिया तुमने? अरे वाह, क्या बात है भाई। देखा कितना स्पीड है। यही सब तो है भाई इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे जाने वाला सब। समझ गए आईजीपी का मतलब? ये स्टार्टअप, स्टार्टअप वाले कौन? अच्छे स्टार्टअप में कोई भी स्टार्टअप है, ठेला लगा दिया स्टार्टअप, या जो इन्वेंशन जैसा कुछ करे। आज देखिए, जैसे अब आप लोगों से पूछा जाए कि भाई सर बताइए इनोवेशन कहाँ हुआ, तो इनोवेशन में तुम लोग की तरफ से सबसे अच्छा एग्जांपल ओयो का आता है। अरे आपका ओयो में कहां से आ गया सर टेक्नोलॉजी? वो टेक्नोलॉजी पे तो चल रहा है, नहीं मालूम है? अरे ओयो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर सारे होटल वाले रजिस्टर्ड हैं, और आप ओयो के थ्रू रूम बुक करते हैं या जो भी बुक करते हैं, जैसे होटल बुक कर लेते हैं। अरे ओयो के बड़े बड़े होटल्स भी हैं। ओयो का नाम तो ऐसे खराब हो गया है कि मैं क्या बताऊं। अरे भाई ओयो के बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टीज भी हैं, और आप छोड़िए इंडिया के बाहर भी है। कोई अग्रवाल करके है कोई, शायद उसका फाउंडर रितेश अग्रवाल है, क्या नाम है? हाँ, आप सोचिए उसने कितना दिमाग लगाया। कुछ बच्चा तो यहाँ ये सोचे वो खुद भी तो जाता होगा ओयो। अरे खुद भी जाता हो ना जाता हो उसकी जिंदगी, लेकिन ये है कि आज उसने कितनी अच्छी फैसिलिटी लोगों को दे दी। हाँ सर, फैसिलिटी तो काफी बढ़िया है सर, है ना? बहुत जबरदस्त, देख रहे हो वर्ड जो आ रहा है, काफी जबरदस्त। अच्छा, ओयो ही तुम्हारे दिमाग में बस आता है या और भी है? क्या क्या चीज? ओला। ओला भी टेक्नोलॉजी से ही। ओला बुक करते हो ना, ऐप ही तो है। और बोलो, रैपिडो ऐप से ही बुक होता होगा शायद, कि बुला के ए रैपिडो इधर आओ, ऐसे है? टोमेटो, अच्छा अच्छा, आजकल जोमेटो तो कम, टोमेटो ज्यादा सुनाई देता है। जोमेटो भी ऐप ही है। जहां ऐप है वो टेक्नोलॉजी तो है। ये लोग टेक्नोलॉजी के दम पे सोचिए, मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि मतलब मानिए ना मानिए, कुछ ना कुछ मामले में इंजीनियर सब में भाई स्कोप तो है अरबपति बनने का। वो कभी भी दिमाग लगा के, कुछ भी दिमाग लगा के बहुत बड़ा बन सकता है। हम लोग ज्यादातर कंप्लाइंस वाले लोग हैं, फ्रॉड करके पैसा कमा सकते हैं। हाँ, बेनामी ट्रांजेक्शन करके, या कोई पैसा कमा रहा है उसमें कट मार लेंगे। हाँ, ये देख रहे हो, बता रहे, देख रहे हैं ना हम कहाँ कहाँ पैसा कमा सकते हैं, सबको मालूम है। लेकिन उन लोग को है कि भाई उन लोग का पढ़ाई इसी चीज का है, उन लोग को नई चीज पढ़ाई जाती है। हम लोग को वो चीजें पढ़ाई जाती है जो लिख दी गई है, उसको पढ़ो। लॉ लिख दिया गया, उसको पढ़ो। तो हाँ, कुछ चीजें उन लोगों की भी अच्छी हैं। ऐसे तो इंजीनियर्स आर नथिंग, दे आर द स्किल्ड लेबर।
उसको तो मैं स्किल्ड लेबर ही समझता हूँ, क्योंकि जितना मैंने इज्जत दे दी वो ज्यादा दे दिया था, तो मुझे बैलेंस करना जरूरी था। अंदर से आवाज आ रही थी ज्यादा इज्जत दे रहा किसी को, है ना, वापस सीएस पे आ। तो सुनिए, अच्छा एक बात बताओ, तो इसमें सारी कंपनीज है जनरली ऐसी, स्टार्टअप में भी सारा स्टार्टअप या ये वाले टेक्नोलॉजी वाले सब, है ना, तो ये सब को ही एलिजिबल करते हैं, ये वहां पे वो लिस्ट हो सकते हैं। अच्छा आइए अगला, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, उसमें भी बोला है कि प्री इशू कैपिटल। अच्छा प्री इशू का मतलब इशू लाने से पहले जो भी कैपिटल है उसका 25%, उसका 25% है ना, देखो लिखा हुआ ना, ये इन लोगों के द्वारा ही हेल्ड किया हुआ होना चाहिए उस समय, या कम से कम पिछले 2 साल से, पिछले 2 साल से। मतलब उस कंपनी का अगर हम क्या चेक करें, प्री इशू कैपिटल, उसका 25% निकालो और चेक करते हैं कि ये 25% जो सिक्योरिटीज हैं इन लोगों ने लिया है कि नहीं, और इन लोगों ने अभी लिया है या पिछले 2 साल से दिखाई देना चाहिए। तो जब मैं उस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करूं तो ये दोनों ही कितना % शेयर लेते हुए नजर आए, 25% शेयर्स लेते हुए नजर आए, अभी या पिछले 2 सालों में, पिछले 2 सालों में नजर आने चाहिए, तभी ये एलिजिबल होंगे, अदरवाइज ये एलिजिबल नहीं होंगे। पहला तो कौन, क्यूआईबी, कौन है, क्यूआईबी। अब क्यूआईबी क्या होता है तुम लोग को पढ़ाऊंगा पब्लिक इशू में। दूसरा फैमिली ट्रस्ट, वो भी छोटा मोटा फैमिली ट्रस्ट जिनका नेटवर्थ कितना हो, 500 करोड़ से ज्यादा। अगर ऐसे लोगों का कम से कम 25% शेयर होल्डिंग है अभी या पिछले 2 सालों से, तो फिर वो एलिजिबल हैं और वो चाहे तो लिस्टिंग करा सकते हैं, किसका, अपने स्टार्टअप का, याद रहेगा। अच्छा इनको पैसा देने वाले कौन लोग होंगे, स्टार्टअप को कौन पैसा देता है, हम आप देते हैं, हम आपको तो लगता है कि ये फेल कर जाएगा। अरे हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, हम लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करते, रिस्की इन्वेस्टमेंट बड़े लोग करते हैं। जैसे बताओ कौन, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इसका नाम क्या था पहले, बोलो, एफआईआईज, ये लोग लगाते हैं रिस्की में, क्योंकि बस पैसा बहुत है, हम लोग तो पैसा ही बहुत कम है, पैसा कहीं डूब गया तो हम डूब जाएंगे, ऐसी हालत है हमारी। आइए, तो इनके इन्वेस्टर्स कौन हो सकते हैं, कोई भी उठ के इन्वेस्टर बन जाएगा या कुछ ही लोग, कुछ ही लोग। इसलिए वर्ड क्या है, नॉर्मल इन्वेस्टर वर्ड है, क्या वर्ड है देखो, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर, मतलब सिर्फ यही लोग इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, हम आप इसके इन्वेस्टर्स नहीं हो सकते। आइए, क्योंकि ये कंपनीज हैं स्टार्टअप, ये फेल हो सकते हैं, हम आप गरीब आदमी पैसा लगा देगा, हम चलो फेल हो गए, बर्बाद हो गया, इधर आत्महत्या कर लिया पकड़ के। ये इतने अमीर लोग हैं कि इनका कुछ पैसा डूब भी जाए तो इनको फर्क पड़ता नहीं। बोलो तो कौन कौन, एक तो एफपीआई में सारे एफपीआई या कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी थर्ड। दूसरा कोई भी एंटिटी जो इस तीनों में कहीं ना कहीं फॉल, अच्छा नहीं तीनों में नहीं, तीनों में ही फॉल होने चाहिए। कैसे पता चला तीनों, हाँ आल, आल, ऑल है, आल है, ओल, आल, ओल, ऑल, बहुत जल्दी बताओ क्या है ये, मतलब ऑल है, आल है, ओल है, अच्छा ठीक है, चलो तो ऑल है ना। आइए ऑल, पहला अगर आप पीआईवी हैं, अब बोलो सर पीआईवी क्या होता है, क्यों तुम लोग बताया नहीं, पीआईवी का मैंने म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, सीआईएफ, आईएनवीआईटी, आरईआईटी, बताया ना तुम लोग को, अब कितना बार बताना पड़ेगा। आइए, कोई भी पीआईवी है लेकिन उसके अंदर एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसको एयूएम कहते हैं, सब पढ़ाऊंगा म्यूचुअल फंड चैप्टर में, कहां पढ़ाऊंगा, कितना होना चाहिए, कम से कम 150, मतलब 150 मिलियन यूएस डॉलर। एक तो हमारे जैसे लोग मिलियन सुन के लगता बहुत हो गया, ऊपर से डॉलर जोड़ दिया तो बहुत ज्यादा हो गया भाई। मिलियन कितना होता है यार, ये मिलियन पिलियन, एक तो मुझे मिलियन पिलियन समझ में नहीं आता, दूसरा ऊपर से डॉलर जोड़ देता, मेरा ऐसे ही कैलकुलेशन बिगड़ जाता। पहले बताइए मतलब कितना हो गया, बताओ, 150 मिलियन कितना हुआ, 150 लाख, तो 150 लाख हम लोग के लिए क्या हुआ, मतलब करोड़ में बोलो, 15 करोड़ हुआ क्या, 1 करोड़ 50 लाख हुआ, 1.5 करोड़ हुआ, 15 करोड़ हुआ, 15 करोड़ यूएस डॉलर। अब जो भी हुआ तुम लोग जानो, मेरा मैथ्स ऐसे कमजोर। अगला, आप नॉर्मल होने चाहिए या रजिस्टर्ड होने चाहिए, कहां के रजिस्टर्ड होने चाहिए, आप अपने फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर से रजिस्टर्ड होने चाहिए, वहां के जहां के आप हैं। आप जापान के हैं तो जापान में भी तो कोई सेबी जैसा होगा, अरे जापान में सेबी जैसा नहीं होगा कोई, तो तुम उससे रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो ऐसे नहीं मुंह उठा के घुस गए यहाँ पे, आप वहां से रजिस्टर्ड होने चाहिए, जिस भी कंट्री है, ज्यूरिडिक्शन मतलब कंट्री, अरे ज्यूरिडिक्शन मतलब कंट्री लिखो ना यार, ज्यूरिडिक्शन मतलब कंट्री। तो आप अपने कंट्री के एफएसओ से, किससे, एफएसआर, सॉरी एफएसआर से क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। अच्छा
आप अपने कंट्री के एफएसआर से रजिस्टर्ड हैं, इससे काम चल जाएगा, या अच्छे कंट्री के भी आप होने चाहिए? बोलो। मालूम चलो क्या नॉर्थ कोरिया है वो पुंग, क्या वो किम चुंग चुंग पुंग, अच्छा किम जोंग उंग, कहा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है? नॉर्थ कोरिया है। अब बताइए नॉर्थ कोरिया में, जैसे नॉर्थ कोरिया का आया एटम बम 2 लेके हाथ में, कहा मैं पैसा लगाऊंगा आपके यहाँ, कहा तुम रजिस्टर्ड हो, कहा हम रजिस्टर्ड है माँ। बताइए आप रजिस्टर्ड है, आपके पास 150 मिलियन यूएस डॉलर है ना, ये भी है, लेकिन आए कहां से हो? बताइए किसी दिन तुम्हारा लॉस हुआ तो तुम तो बम मार के चले जाओगे यहां। तो सुनिए, बोलिए आप उस कंट्री के रेजिडेंट होने चाहिए जिस कंट्री का सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर सिग्नेटरी हो। किसका सिग्नेटरी हो? ये देखिए आईएसओ के एमएमओयू का। बात समझ में आया? अब तुम लोग रुको, टिक कैसे लगाना, रुको रुको रुको, टिक लगवाता हूं। आप रेजिडेंट हैं, ऐसे कंट्री के हैं जिस कंट्री का सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर क्या है भाई? सिग्नेटरी है। सिग्नेटरी 2 जगहों का, या तो आईएसओ के एमएमओयू का, या सेबी के साथ उन्होंने अपना बायलैटरल एमओयू किया। बायलैटरल का मतलब 2 लोग, अरे बायलैटरल का मतलब या तो आप आईएसओ जानते हो, इंटरनेशनल बॉडी, पढ़ाया था तुम लोग आईएसओ इंटरनेशनल बॉडी है, उसका आपका एमएमओयू है। क्या है? एमएमओयू, मल्टीलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मल्टीलैटरल, उसमें 100 कंट्री का साइन हो, और नहीं तुम वहां के नहीं हो तो सेबी से तुम्हारा पर्सनल साइन हो। अरे पर्सनल, बायलैटरल मतलब पर्सनल, बोर्ड का मतलब सेबी। तो या तो आप मेरे से बायलैटरल एग्रीमेंट करके आओगे, या तुम आईएसओ के एमएमओयू के सिग्नेटरी हो, मतलब तुम अच्छे कंट्री से आए हो। आईएसओ का एमएमओयू पे वही कंट्री साइन किया होगा। अच्छा, कंट्री को साइन करना है, कंट्री के रेगुलेटर को? कंट्री के रेगुलेटर से भारत में सेबी है, आपको मालूम है, सेबी आईएसओ का सिग्नेटरी है। सेबी आईएसओ का सिग्नेटरी है। हो सकता है किसी कंट्री का जो सेबी जैसा अथॉरिटी हो सिग्नेटरी नहीं हो, तो सिग्नेटरी नहीं है तो भी एक रूट है, आप सेबी से 1-to-1 अरेंजमेंट कर लो। क्या कर लो? 1-to-1। तो मैं आपके यहाँ के लोगों को यहाँ पैसा लगाने दूंगा, किस पर? आईजीपी पर। किस पे? आईजीपी। आईजीपी पर है ना? क्लियर है? समझ में आ गया है सब कुछ? अभी सब तुम्हें याद करना पड़ेगा। आ जाओ, आगे आ जाओ। इन्वेस्टर्स अलोकेशन, इधर देखो, इन्वेस्टर्स एलोकेशन मतलब इन्वेस्टर्स में बांटोगे कैसे? शेयर्स। तो याद रखिएगा 2 तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। वो उनको प्रोपोर्शनेटली बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा? इसी तरीके से बांटा जाएगा, है ना? क्या बोलते हो तुम लोग? ठीक है। दूसरा, अच्छा एक बात बताइए, किसी एक में, जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए मान लीजिए आपने 35% रखा था शेयर, पर वो नहीं बिका, तो कुछ मतलब नहीं बिका, कुछ में से 30% ही बिका, 5% बच गया, तो क्या 5% इसको दे सकते हैं? बोलो। देखो यहां लिखा हुआ है, एनी अंडर सब्सक्रिप्शन इन एनआईआई। अच्छा, एनआईआई मतलब कम यहां हुआ, एनआईआई का मतलब इंडिविजुअल है। अरे नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या होता है? इंडिविजुअल होता है ना। अरे जो संस्था नहीं है वो कौन है? आदमी है, मतलब आदमी है ना वो। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में नहीं बिका, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब नहीं बिका, तो जितना नहीं बिका क्या हम इंस्टीट्यूशनल में भेज सकते हैं? ये समझ में आया? अभी तुम लोग का हालत इतना ही है, जब पब्लिक इशू पर आऊंगा तो 24 घंटे ही चलेगा। चलो इधर देखो, तुमने मान लो ऐसा प्रोपोर्शन बनाया था, एनआईआई और क्या है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये इसको तुमने बोला था 35% दूंगा, इसको कितना बोला था? 65, लेकिन इसका बिका 30%, तो इधर 5% बच गया, तो क्या 5% इसको दे सकते हैं? तो क्या इसको 70% एलोकेशन हो जाएगा? हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए जी, ये भी हो गया। अब सुनो, एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज आएगा, देखो अभी होगा नए वाले बुक में। ये भी तो एक सेगमेंट बच गया ना हमारा। कहाँ है? बताओ जल्दी, बोलो बोलो बोलो, कहाँ कहाँ कहाँ? ये अब यहां पे तुम लिखो वाईटी लिंक, क्योंकि ये डिट्टो मैंने पढ़ाया है अभी तुरंत, कुछ ही दिन पहले ये पढ़ाया था, तुम लोग को भेजा भी तो जब तुम मॉड्यूल फर्स्ट में थे तो भी तुम लोग को लिंक भेज दिया था मैंने कि सोशल, हाँ वो यही अमेंडमेंट के नोट्स हैं, इसलिए वो बीच में नहीं घुसा, लास्ट में जोड़ा मैंने। तो वाईटी लिंक कोई भेज सकता तो भेज दो भाई। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, मुझे 2 चीज चाहिए इस चैप्टर के अंदर, बोलो तो क्या क्या चाहिए था? एक आईजीपी का लिंक चाहिए था,
और दूसरा सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। वो दोनों लिंक मैं तुम्हें भेज देता हूँ, कर लोगे? पक्का क्लियर है? ये भी तुरंत कराया ही मैंने, ये वही नोट्स ही है जो नोट्स वहां पर पढ़ा रहा हूं मैं, तभी तो लास्ट में जोड़ा मैंने इसे। चलो तो एक बात बताओ, मेरा चार्ट कंप्लीट हुआ? जरा देखो तो इधर से, एक चार्ट तुम लोग को आज आते ही मैंने करवाया था। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कौन सा चार्ट था? कोई बच्चा भेज दिया मुझे? ये मेरा चार्ट कंप्लीट हुआ, देख लो अच्छे से। देखिए सुनिए, इधर सुनो, इधर देखो। सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं वो उसी के लिए पढ़ते हैं। मैं स्टॉक एक्सचेंज बोलूं इसका मतलब सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज। कॉमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा दिया। फॉरेक्स हमारे कोर्स में नहीं है क्योंकि हम सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हैं, वो करेंसी वाला लॉ थोड़ी पढ़ रहे हैं, आरबीआई का लॉ थोड़ी पढ़ रहे हैं। अरे आरबीआई में जाएगा ना, फॉरेक्स किसके हाथ में जाएगा? आरबीआई ना। तो जो लोग इकोनॉमिक्स सब पढ़ते हैं उनका है वो। अच्छा इकोनॉमिक्स, कोई बच्चा इकोनॉमिक्स से कर रहा है ऑनर्स? कुछ लोग ऐसे हाथ उठा के, मेरे बस का नहीं है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स बहुत टफ है मैंने सुना है। हाँ बहुत इकोनॉमिक्स नहीं बनते हैं लोग, आरबीआई में इकोनॉमिस्ट बनते हैं, इस सब में बनते हैं, देखा है तुमने? इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं रहता है। एक अभी सीरीज, वेब सीरीज, अब तो पता होगा, उसमें वो है, क्या नाम है, जो एक फिल्म में प्रीति प्रीति चिल्लाता रहता था, कबीर सिंह। हाँ देखो याद हो गया ना तुम लोग को? हाँ क्या? हाँ शाहिद कपूर। शाहिद कपूर का एक अभी कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज आया था, फर्जी, बहुत बढ़िया है। फर्जी में उसकी एक हीरोइन है, वो आरबीआई में ही काम करती है शायद, उसमें आरबीआई में काम करती है, आरबीआई में फेक नोट के लिए, और वो इकोनॉमिस्ट होती है, हाँ फेक करेंसी के लिए। तो अब पता चल गया। जब तक तुम लोग ग्लैमरस को एग्जाम्पल ना दूं, कहाँ सर याद आ गया, हाँ वो थी वही इकोनॉमिस्ट होती है। हो अच्छा 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 अच्छा, देखा था कौन हीरोइन है, उसका बहुत नाम हो रहा है आजकल। नहीं बता, तमन्ना नहीं है, एक बार देखो हालत इन लोग का। तमन्ना का तो एक कोई सॉन्ग आजकल चल रहा है, कौन तो चल रहा है, कबाली या ऐसे करके, ऐसे ना, ऐसे ऐसे पैर मारती रहती है, हाथ मारती रहती है ऐसे। अच्छा खुद ही वो डांस की है फिल्म में, अब खुद ही अपना भी रील बना रही है, और उसका रील ज्यादा चल रहा, तो हम लोग रील कब बनाएंगे भाई? तुम हीरोइनों के खुद रील बनाती हो यार। राशि खन्ना, अच्छा चेक कर लिया अभी तुमने? अरे अब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक नॉर्मल आर्टिस्ट है, पर शायद साउथ की, हाँ साउथ में शायद वो उधर सुपरस्टार बन गई है। और वो जो एक पतला सा हीरो है रांझना वाला, धनुष, जो धनुष है, वो धनुष से शायद उसका कुछ चक्कर उक्कर सेट हो रहा है। नहीं आपको नहीं पता है? कहा आपको बहुत पता रहता है। मैं बताता हूं कैसे। एक वहां पे कोई चल रहा था उन लोग का, वो अवार्ड सेरेमनी चलता नहीं है उन लोग का, तो उसमें उससे पूछा गया हाँ कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, तो इधर से धनुष मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा तू मुस्कुरा क्यों रहा है? और वो बोलती भी है कि आपको तो पता ही है, या ऐसा करके कुछ बोलती है वो। तो इसलिए अब भाई धनुष के साथ जिसका नाम जुड़ेगा वो तो तीर बन ही जाएगी ना, है कि नहीं? तो उसका कुछ ज्यादा नाम हो रहा है। धनुष भी तो सुपरस्टार ही है उधर का, बताइए। तो पतला दुबला आदमी भी सुपरस्टार बन सकता है, तो कोई अपने आप को कम मत आओ को। साउथ में तो कोई भी स्टार बन रहा है, हाँ वहां एक्टिंग चलता है। और सच में वो मुझे अच्छा लगता है, धनुष मुझे अच्छा लगता है, वो एक्टिंग वो, लेकिन कभी एक्शन करता तो मुझे लगता है उसके पैर से कोई हिलता भी होगा, लेकिन वो एक्शन हीरो है, बताइए। एक्शन करता है वो कभी कभी। साउथ में तो एक पैर मारोगे तो वहां तक फट जाता है जमीन। हाँ मेन बोर्ड पढ़ाया तुम लोग को? कहा ये गलत बात है, पहले आप इंटरेस्ट देते हैं हमें, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एकाएक कौन राशि खन्ना के बारे में बात हो रहा, हम सोचने लगे उसके बारे में। मेन बोर्ड पढ़ा तुमने? बोलो मेन बोर्ड जो हम पढ़ते हैं वो मेन बोर्ड लिस्टिंग है, तो मेन बोर्ड के लिए अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम जो पढ़ते हैं वो मेन बोर्ड लिस्टिंग है। हाँ बोलो एसएमई, आईजीपी और ये एसएसई, क्यों वाईटी लिंक, ये बच्चे भी पूछ रहे थे अभी क्या बोला था कुछ देर पहले। अच्छा मैंने पूरा कहानी बोल दिया कि यूट्यूब का लिंक भेजूंगा, उससे पढ़ लेना। उधर से पूछे ये हुआ नहीं, क्लियर है? मुझे भेज दिया, तुमने भेज दिया, अभी एसएससी का भी भेज दिया, तो हो गया। अभी मैं ब्रेक में तुम लोग को भेज दूंगा, और लगे हाथ नहीं होगा तो ब्रेक में कर लेना। कहा इतने भी अच्छे हम नहीं है, ठीक है? हाँ जितना अच्छा समझ रहे हैं आप। चलो भाई अब हो गया, अब हम क्या पढ़ें? अब मैं सोचता हूं डेरिवेटिव शुरू करो। ब्रेक दे दो, आज तो कुछ पढ़ाया नहीं मैंने। अरे टफ वाले को तो टच ही नहीं किया। अच्छा मैं टफ चीज ब्रेक के बाद, अब कोई हल्का कुछ पढ़ा के निकालो।
नहीं ब्रेक तो अभी नहीं मिलेगा, 12:30 बजे। मुझे आप ये बताओ, देखो आज ना टैक्सी क्लास नहीं है, तो आज मैं ओपन एंडेड हूं। तो आप मुझे बताओ कि अभी मैं कोई टफ चीज उठाऊं। मेरे पास टफ चीजें 2-3 चीजें हैं। एक तो सेंसेक्स निफ्टी वाला है, दूसरा मेरे पास डेरिवेटिव है, ये 2 मेरे पास टॉप हैं। या कोई थ्योरेटिकल उठा के ब्रेक दे दूं। अब थ्योरेटिकल उठा दूं, सारे बच्चे थ्योरेटिकल हम पढ़ते तो है नहीं, आपको मालूम है। आप बोलते रहिएगा हो गया ब्रेक, चलो। हम ये सोचते हैं कि एग्जाम के टाइम में उसको याद करेंगे, ये सोचते हो तुम। अच्छा, तुम लोग को थोड़ी ही देर में, मतलब 1 घंटे दिमाग जहां यूज करवाया, बस हालत खराब। तो डेरिवेटिव में क्या करोगे तुम? 8:30। मुझे क्या मतलब उससे, 8:30। चलिए अच्छा, जो थ्योरेटिकल करा के निकालूं, फिर थ्योरेटिकल करा के फिर ब्रेक दूंगा। ब्रेक के बाद सीधा शुरू करूंगा डेरिवेटिव से। तो ब्रेक में रिफ्रेश हो जाना, नहीं मनो नहा वहां भी लेना, क्योंकि डेरिवेटिव पढ़ने के लिए आप स्वच्छ होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्वच्छ समझते हैं? स्वच्छ का हिंदी क्या होता है? नहीं, साफ सुथरा हिंदी, इंग्लिश क्या होता है? हाँ, फ्रेश। फ्रेश आप क्या होने चाहिए? फ्रेश। तो नहाना हुआ ना, तो नहा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बाल्टी मंगवा देता हूं। अच्छा, शावर लगवा दूं, जकूजी ना लगवा दूं? हैं? ठीक है, हाँ, बच्चा वहां जाके आराम से, हाँ मैं उधर से, आ जाओ, बाहर आ जाओ, पढ़ाई करना है, आप आ जाओ। चलो, चलिए, तो कुछ थ्योरेटिकल चीजें मैं कराता हूं। तो ये करा दूं, मार्केट सर्विलेंस करा दूं। आ जाओ, मैं मार्केट सर्विलेंस कराता हूं। अब ये थ्योरेटिकल है, तुमको टिक मारना पड़ेगा बहुत सारा। ऑनलाइन वाले बच्चे, अच्छा, कल मुझे गुप्ता सर बता रहे थे कि एक कोई वेब सीरीज आया हाफ सीए करके, उसमें अपने इंस्टीट्यूट का कुछ आया है, अपने इंस्टीट्यूट का या तो वीडियो में कुछ थोड़ा सा आया है, कुछ मुझे पता नहीं, गुप्ता सर बता रहे थे। नहीं, मुझे कल गुप्ता सर बोले कि सर वो हाफ सीए करके कोई वेब सीरीज या कुछ आया है, उसमें अपने इंस्टीट्यूट का कुछ न कुछ है। तो पूरा देख लिया तुम लोगों ने? तो भाई गुप्ता सर कहां से बोल दी मुझे? है वो तो होना ही था, हाफ सीएस होता तो मतलब। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, सीएस इंडस्ट्री को भी ये सब करना पड़ेगा। आप बताइए, हाफ सीए के चक्कर में सीए को कितना इज्जत मिलने लगेगा। जो लोग नहीं भी जानते हैं, अरे सीए टफ कोर्स होता है, सीए वालों से अटेम्प्ट नहीं पूछते, यही सब दिखाया गया उसमें है। तो मैं तो सोचा स्टिकर लेके जाऊं, हाफ सी के जब सीएस लिख दूं, है ना, हो गया, अपना काम हो गया। क्योंकि देखो डायलॉग तो सेम ही है, सीएस के बच्चों से भी अटेम्प्ट नहीं पूछते, और लोगों को पता नहीं है कि सीए का ज्यादा रिजल्ट है और सीएस का कम है। तो मुझे लगता है उस फिल्म को करेक्ट करना चाहिए कि हाफ सीए पहले, अब हाफ सीएस। मतलब गलत बात है ये। अब या तो देखो, सुनिए, इसीलिए तुम लोग को हमेशा लाइफ में बोलता हूं, आप लोग समझते नहीं है। आप लोग ऐसे जगह पैसा देके चले आते हैं जो सीए होते हैं। आज वो पैसा मेरे पास आता फीस के तौर पे, तो अच्छा नहीं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, तो मेरे जैसा आदमी सोच भी सकता है कि मैं हाफ सीएस बना दूं, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम सबसे पैसा ले लेगा, कभी हाफ सीएस बनाएगा? आप समझते नहीं बात को। नहीं, हाफ फुल जो भी है, पौना भी बना सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, अब आप समझे, आप जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री के लोगों को मदद नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन आप, अरे बाप रे, टैक्स सर, यू आर गॉड ऑफ टैक्स, करोगे। आज वही लोग, वही हाफ सीए को प्रमोट कर रहा होगा। कमा सीएस के बच्चों से रहा है, पर प्रमोट किसको करेगा? हैप्पी सीए डे बनाता है वो, हैप्पी सीएस डे नहीं बनाता वो। अब मैं हैप्पी सीएस डे बनाता हूं, ओनली फॉर सीएस, नथिंग एल्स। लेकिन लोग समझते नहीं, क्योंकि तुम बच्चे हो। जिस दिन तुम थोड़ा आगे बढ़ने लगोगे ना, तुमको लगेगा। कल एक लेडी का मेरे पास मैसेज आया, वो बोली कि सर किसी बच्चे को मैंने आपके यहाँ रेफर किया था, उस बच्चे का कुछ थोड़ी दिक्कत है, उसको सॉल्व करवा दीजिए। मैंने सॉल्व तुरंत कराया। फिर उस बच्ची लिखी, सॉरी बच्ची नहीं थी वो, हर लेडी को मैं बच्ची बोलता हूँ, ठीक है। वो लेडी लिखी कि मैं सीएस हूँ, मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ, एक लिस्टेड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा कि देखिए, वो कंपनी सेक्रेटरी इस बात को समझ रही है कि अगर सीएस कर रहा तो उसको ऐसे कोचिंग में जाना चाहिए, ओनली फॉर सीएस, नथिंग एल्स। लेकिन वही लोग नहीं समझते हैं। आप जाइए, उसको खूब प्रमोट कीजिए, लेकिन देखिएगा बाद में वो आप ही का पैर काटेगा। वो काटेगा, आज न कल तो काटेगा। जिस दिन सीए वर्सेस सीएस होगा, वो किसके तरफ रहेगा? सीए की तरफ रहेगा ना। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी किसके फेवर में रहूंगा? सीएस के फेवर में रहूंगा ना, और वो समय आएगा। चलिए अगला, मार्केट सर्वेलेंस। सर्वेलेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? निगरानी। लिखो निगरानी, निगरानी लिखो, लिखे निगरानी, लिखिए, लिखा। अच्छा एक बात बताइए, अरे इधर सुनो, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इंटीग्रिटी क्या होता है? विश्वास। क्या सबसे जरूरी है? और इंटीग्रिटी तब बनेगा
जब फ्रॉड ना हो, गलतियां ना हो। तो क्या गलतियों को रोकने के लिए, फ्रॉड को रोकने के लिए सर्विलेंस जरूरी है? ये सर्विलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुनो, आपको से इतना कहानी आपने क्यों बोला, सीधा पढ़ाने लगते एबीसीडी जैसे दूसरे लोग करते हैं। एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आ ही नहीं रहा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्टॉक मार्केट में इंटीग्रिटी सबसे ऊपर है ना, आप बताइए इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन किया जा रहा है? तो ऐसे ही मेंटेन किया जा रहा है, उसका एक टूल मार्केट सर्विलेंस है। लेकिन यही बच्चा वहां दिमाग में क्लिक नहीं कर पाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। नहीं समझे आप? एक बात अगर क्वेश्चन वो पूछता है ऐसे, तुमने देखा होगा सिक्योरिटी लॉ में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, 20 लाइन 5 लाइन 8 लाइन का एक क्वेश्चन होगा, उसमें पूरा कहानी बताएगा। सेबी ने एक सर्वे करवाया और सेबी को ऐसा लगा कि इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट, और सेबी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए इन ऑर्डर टू रिस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, है ना, कमेंट। अब बच्चा क्या बोला है? कमेंट, नाइस क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिव ढूंढ, 3 है तो 3A ढूंढ। ये करते हैं ना लोग, बड़ा आसान क्वेश्चन था। इंटीग्रिटी का मतलब विश्वास, विश्वास तभी होगा जब फ्रॉड ना हो, एरर ना हो, गलतियां ना हो। गलतियों को रोकने के लिए निगरानी जरूरी है। मार्केट सर्वेलेंस इज वन ऑफ द टेक्निक टू रिस्टोर इंटीग्रिटी इन द स्टॉक मार्केट, है कि नहीं? पहले बताइए आप, है ना? तो चलो एक काम करो भाई, आप पहले यहां से लेके यहां तक पढ़ो। ऐसे जनरली एक क्वेश्चन पूछता हूं, मार्केट सर्वेलेंस किसका काम होना चाहिए? रेगुलेटर्स का। तो जनरली ग्लोबली यही होता है कि जो रेगुलेटर्स होते हैं और स्टॉक एक्सचेंजेज होते हैं, या बहुत बार दोनों मिलके, ग्लोबली ऐसे ही होता है। लेकिन एक बात बताइए, भारत में कैसे होता है? भारत में पहले काम किसको दिया है? नंबर 1 पे स्टॉक एक्सचेंज है, ऊपर से कौन देखते रहता है? सेबी। लेकिन दूसरे देशों में क्या होता है? दोनों मिलके करते हैं, रेगुलेटर प्लस स्टॉक एक्सचेंज। वहां क्या चलता है? रेगुलेटर प्लस स्टॉक एक्सचेंज। यहां क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बीइंग मॉनिटर्ड बाय रेगुलेटर। रेगुलेटर कौन है? हमारा सेबी है ना, पहले ही पढ़ लिया। तो ये 1 2 3 4 5 6 लाइनें पढ़ जाओ स्पीड में। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं हाफ CS बना ही देता, और जिस दिन होगा उस दिन बनाऊंगा। तुम ही लोग में से तो हीरो लूंगा। सीए छोड़ जाता है तो अच्छी फिल्म है, मतलब अच्छा फिल्म है या क्या वेब सीरीज है? अरे कोई अच्छा कोई बनाया या ऐसे कोई एरा बना दिया है? मतलब उसमें एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उसमें? बॉलीवुड के एक्टर्स नहीं है? अच्छा यूट्यूबर्स सब हैं? चलो ठीक है, तब मैं तो सीधा बॉलीवुड अजय देवगन को लेके बनाऊंगा। चलो न्यासा देवगन को लेके बनाऊंगा। आइए चलिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्रिवेंटिव सर्वेलेंस। आइए, प्रिवेंटिव सर्वेलेंस का मतलब ये हाँ, ये ऐसी चीजें हैं जो प्रिवेंशन पे ध्यान देते, गलती हो ही ना। जब गलती होगी नहीं तो बात ही खत्म है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आइए, सबसे पहला इधर देखो। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेडिंग मेंबर किसको कहते हैं? सब पढ़ाया हुआ तुम लोगों ने, नहीं बताओगे तो पीट पाट दूंगा सबको पढ़ के। आज बहुत मेहनत से पढ़ाया मैंने। ट्रेडिंग मेंबर किसको कहते हैं? स्टॉक ब्रोकर को। क्या? स्टॉक ब्रोकर को ऑन बोर्डिंग नॉर्म्स। ऑन बोर्डिंग मतलब स्टॉक ब्रोकर बनते वक्त ही उसको चेक कर लो। किसी अरे गरे नथु गेरे को मत बना दो स्टॉक ब्रोकर, अच्छे लोगों को स्टॉक ब्रोकर बनाओ। अरे अच्छे लोगों को स्टॉक ब्रोकर बनाओगे तो अपने आप चीजें सही रहेंगी। तो ऑन बोर्डिंग का मतलब क्या होता है? जिस समय आप उसको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, जिस समय आप उसको रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, उसी समय आप क्या हो जाइए? स्ट्रिक्ट हो जाइए। स्ट्रिंजेंट का मतलब स्ट्रिक्ट हो जाइए। पहला तो ये हो गया। दूसरा, इंडेक्स सर्किट फिल्टर पढ़ा चुका हूं तुम लोग को, भूल गया तुम लोग? अरे सर्किट ब्रेकर नहीं पढ़ाया था? वही तो है सर्किट, 10 15 20%। लिखो सर्किट ब्रेकर। तो ये जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, पहले बताइए फ्रॉड होने देते हैं या फ्रॉड के चांसेस लगने से पहले रोक देता है? पढ़ाया हुआ तुम लोग को? जो बच्चा नहीं पढ़ा है, जो पीछे की क्लासेस पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा। आगे अगला बोलो, पढ़ो जल्दी, पढ़ो जल्दी, पढ़ो जल्दी, पढ़ो 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 पूरा पढ़ो। ये पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को, याद करना पड़ेगा। याद रखना, रेफरेंस प्राइस एंड एग्जीक्यूशन रेंज में आपका ट्रेड प्राइस आएगा तभी ट्रेड होगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं होगा। ट्रेड प्राइस का मतलब तुमने अपना प्राइस फेंका, तुमने बोला कि मैं 100 रुपए में खरीदना चाहता हूं, तो जब 100 टच करेगा स्टॉक मार्केट तभी ट्रेड होगा, अदरवाइज वो ट्रेड होगा ही नहीं। ये समझ में आ गया? चलिए अगला, ये याद करना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत बार आता है ये। अगला बोलो,
मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू एक दिन में आप कितना, या पर ऑर्डर, एक दिन नहीं, पर डे या पर ऑर्डर कितना दे सकते हैं, इस पर भी लिमिट लगा दिया इन लोगों ने, है ना, जिससे कि कोई बहुत ज्यादा ऑर्डर देके मार्केट हिला ना दे। सबका लिमिट होता है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा IRCTC के अंदर भी है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हो तो एक महीने में शायद एक आईडी पे 6 टिकट होता है। ये होता है, एक महीने में एक आईडी पे 6 टिकट से ज्यादा वो अलाउ नहीं करते अगर वो पर्सनल आईडी है तो ऐसे ही वो लोग लिमिट लगा दिया ना। नहीं तो मालूम, आप समझ रहे पर्सनल आईडी पे क्यों लिमिट लगाया? नहीं तो मालूम चला मैं यहाँ पे लैपटॉप लेके बैठ जाऊंगा, मैं ही टिकट काटने लगूंगा। सरकार क्या चाहती है? टिकट काटने वाला पब्लिक में रेल एजेंट हो, जो रेल से IRCTC से क्या हो, अप्रूव्ड हो। इसलिए हम लोग पर्सनल लोग हैं भाई, फैमिली वाले के लिए 6 टिकट बहुत है यार, समझ रहे हो आप? बोला सर 6 से ज्यादा काटना तो नया आईडी बना लो। अगला, कैंसल ऑन, तो अच्छा मैं बोलू ना, मैं एग्जाम तो मुझे देना है, तुम लोग तो बैठे हुए हो। सुनिए, जहां यूजर क्या करेगा, लॉग आउट को इनेबल करेगा। क्या करेगा? यूजर नहीं होता, यूजर लॉग इन लॉग आउट, आपका जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सब खराब, मतलब कैंसल्ड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मतलब वो पीछे से ऑर्डर्स रहेंगे नहीं। तुमने लॉग आउट किया और फिर लॉग इन करोगे तो सारे ऑर्डर जो तुमने प्लेस किया था सब खत्म। अच्छी बात है ना ये? अरे वो ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, तुम इधर से लॉग आउट कर गए, क्या पता कोई हैक कर ले, हैक होगा ना, समझ रही? हैकिंग से रोकने के लिए ये सब। अरे स्टॉक मार्केट को कितना लोग हैक करना चाहता है। अगला, किल स्विच। कहा अच्छा इस स्विच से मारूंगा, पढ़ो तो, किल स्विच पढ़ो तो। किल स्विच का मतलब क्या होता है? मैंने इटैलिक में लिखा है, पढ़ो। कभी कभी हमारा कंप्यूटर भी हैंग कर जाता है, तुम कितना भी रिफ्रेश मारो रिफ्रेश नहीं होगा, सीधा स्विच बंद कर देते, करते हैं पावर ऑफ। तो पावर ऑफ को किल स्विच ही तो बोलते हैं। पावर ऑफ तुमने कर दिया तो एक सबसे अच्छी बात क्या है, ऑर्डर्स भी आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये सबसे ज्यादा हम लोग को दिक्कत कब आती है? जब हम लोग ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं। अब मनी ट्रांसफर के बीच में फंस जाएगा, अब बोलेगा रिफ्रेश भी मत करना, आगे भी मत जाना, पीछे मत जाना, तुम तो कुछ कर नहीं रहे, तुम तो गोल गोल घूम रहे हो बस। अच्छा ऐसा बहुत बार होता है कि नहीं होता है? वो बहुत देर तक घूमता रहेगा, क्या बोलेगा, बैक बटन ले नहीं सकते, रिफ्रेश बटन ले नहीं सकते, तो तुम्हें देखता रहूं। तो बहुत बार गुस्से में क्या करते हैं मालूम है, स्विच बंद। उनको लगता है कि कहानी हो गया, लेकिन बहुत बार वो हो भी गया है और ट्रांजेक्शन, और बहुत बार वो नहीं भी हुआ रहता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में तुमने बंद किया ना, जितने भी आउटस्टैंडिंग चल रहे होंगे सब ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। अच्छी बात, बंद का मतलब कैंसिल, तुम चिंता मत करो। आगे आओ, बोलता ही नहीं कोई, पढ़ो आगे। एक लिमिट तक आप ट्रेडिंग करोगे, कुछ नहीं कहेगा वो। एक लिमिट के बाद जहां ट्रेडिंग करोगे, बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब ऊपर, तो आप पर क्या लगा देगा वो लोग, रिस्क मैनेजमेंट लगा देगा। क्या लगा देगा? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब आपसे पूछने लगेगा, OTP दीजिए, 2 वे वेरिफिकेशन दीजिए, नहीं होता 17 चीज पूछने लगता है, अब पैन नंबर अपलोड करो, ये अपलोड करो, तो ये क्या हो गया, रिस्क। ऐसे होता ना, जैसे तुम्हारे बैंक से पैसा भी निकालने जाते, थोड़ा बहुत निकालने जाते तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है तो बोलता पैन नंबर दो, अब बहुत बड़ा आधार नंबर, ये नंबर, फिर बोलता KYC हुआ रहेगा तभी करूंगा। तो ये सब क्या हो गया, रिस्क मैनेजमेंट। क्या हो गया, रिस्क मैनेजमेंट। अगला बोलो, पूरा पढ़ो। एक इनकमिंग ऑर्डर आ रहा है और उससे लगता है कि जो मार्जिन है वो क्रॉस कर जाएगा, मतलब मार्जिन मनी जो है वो भी क्या कर जाएगा, क्रॉस। इसका मतलब औकात से बाहर जा रहा है ये, तो क्या उसको रहने दिया जाएगा या क्लोज आउट कर देगा? याद रखना, या तो पार्शियली कैंसिल हो जाएगा या फुल्ली कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि आप औकात से बाहर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि औकात से बाहर ट्रेड कर लोगे तुम, ठीक। ट्रेड का मतलब तुमने शेयर बाय कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तुमने बाय किया तो किसी ने सेल किया होगा ना, और स्टॉक एक्सचेंज को तो कराना है सेटलमेंट, तो तुम तो पैसा दे नहीं पाओगे, तो वो पैसा कैसे देगा उसको? नहीं समझ में आया यार? तुम पैसा दोगे तब वो उसको देगा पैसा। स्टॉक एक्सचेंज अपना पैसा देता है कि तुम्हारा पैसा उठा के देता है, और तुम औकात से बाहर ट्रेडिंग कर लिया और तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तो इसलिए बोला कि जहां औकात से बाहर जाता दिखेगा वो क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। चलो अगला बोलो। फिर वही ट्रेडिंग मेंबर है ना, कि परफॉर्मेंस को चेक करते रहेंगे, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते रहेंगे, और अगर ऐसा लगता है कि उनकी हालत खराब होती जा रही है तो उसको स्टॉक ब्रोकर से हटा देंगे, अच्छी होती जा रही है तो उसको रखेंगे। अगला बोलो। प्राइस बैंड तुम लोग को पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, ये पढ़ाऊंगा पब्लिक इशू में।
प्राइस बैंड क्या होता है कि इतना से इतना के बीच में ही ऊपर नीचे, चलो तुम इसको एक तरीके से सर्किट ब्रेकर भी समझ सकते हो, इतने तक में ट्रेड होगा तो चलेगा, इससे ज्यादा हुआ तो ट्रेड रोक दिया जाए। चलो अगला बोलो, ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट, याद रखना नो नेटिंग ऑफ अलाउड। इसका मतलब तुम दिन में, सुनो इधर सुनो, दिन में 4 बार शेयर खरीदे और 3 बार शेयर बेचे तो क्या ये नेटिंग ऑफ होगा या ये 7 ट्रांजेक्शन अलग अलग माना जाएगा? 4 बार तुम बेचे, ये बोला मैंने, 4 बार खरीदे, 4 बार खरीदे और 3 बार बेचे, तो ये कितने ट्रांजेक्शन माने जाएंगे? 5 माने जाएंगे या 7? देखो 4 बार बाय और 3 बार सेल, तो 4 में तुम 3 को मर्ज करोगे और सब मिला के 5 बोलोगे, 5 समझेंगे, 5 नेटिंग ऑफ के बाद 5 आएगा। ये बोलो कैसे आएगा 5? 5 नहीं, 3 3 मर्ज हो जाएगा, 4 ही आएगा, 4 ही आएगा ना? हाँ 4 ही आएगा। तो 4 बोलोगे नेटिंग ऑफ करके या 7 बोलोगे? 7 बोलोगे, नो नेटिंग ऑफ अलाउड, 7 बार ट्रांजेक्शन माना जाएगा, 7 बार का 7 बार सेटलमेंट होगा। ये समझे? नेटिंग ऑफ इज नॉट अलाउड, नेटिंग ऑफ इज नॉट अलाउड। आगे बोलो, कॉन्टिन्यूअस पहले चलता था, आजकल इन्होंने क्या कर दिया है, फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस टू कॉल ऑक्शन। अभी ये सब क्या है सब छोड़िए, आप बस इसको याद कर लेना, कॉन्टिन्यूअस टू कॉल ऑक्शन, अभी आपने पढ़ा नहीं है ना। बोलो अगला, र्यूमर वेरिफिकेशन। अब देखो अनअनाउंस्ड न्यूज है किसी लिस्टेड कंपनीज के बारे में और उससे स्टॉक मार्केट हिल रहा है, तो क्या ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा? बताओ, क्या तुरंत स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी से पूछेगा कि आपके बारे में ये हवा उड़ रही है, सच है कि नहीं? उधर से बोला नहीं सर एकदम सच नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। अच्छा, जो गलत होता है मतलब अनवेरिफाइड रूमर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बस इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, जो बातें करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, उसको क्या तो बोलते हैं? हैं? क्या? बैग बीचिंग नहीं भाई, नहीं मिथ हुत नहीं, अरे अच्छा इंग्लिश में पढ़ाया जाता है कि लोग क्या तो बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। छोड़ दो तुम लोग, छोड़ दो, मैं खुद याद कर लूंगा, तुम लोग छोड़ दो। जैसे गॉसिप, ये मुझे जो तुम लोग करते रहते हो, गॉसिप भी होता है और एक और होता है ग्रेप वाइन, मैं ये सब जानना चाह रहा था। अच्छा कुछ लोग यहां तक लाया हुआ था जहां मैं आइला, हाँ 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 याद आ, कहानी यहां से यहां आने में है। तुम लोग को सब कुछ यहां पता रहता है, यहां से यहां नहीं आता है और यहां से यहां नहीं आता। ग्रेप वाइन कितने लोगों को पता है, सुना है? बताइए, तब CHEET में ये है और सारा बच्चा CHEET करके आया है, अब तो हालत आप लोग की ऐसी है। बताओ, अब मुझे पढ़े हुए कितने साल हो गए होंगे, आज से लगभग 150 साल पहले मैंने 10th किया था जी, मेरी उम्र 250 साल है। अगला, तो अच्छा जो भी रूमर है उसको चलने दिया जाएगा या वेरीफाई करके रोका जाएगा उसको? चलो ये तो था प्रिवेंटिव, अब बताओ कौन है? बोलता ही नहीं, कोई नहीं बोल रहा, मैं देख रहा हूं। चलिए, एंड ऑफ द डे अलग लिखो, अलर्ट अलग लिखो। अच्छा दिन खत्म हो गया, 3:30 बजे स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया, तो क्या वो लोग रिपोर्ट बना के देते हैं कि कैसे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने एबनॉर्मल बिहेवियर किया अपने पास्ट बिहेवियर के कंपैरिजन में? पास्ट बिहेवियर बड़ा अच्छा था, जैसे मान चलो कोई स्टूडेंट है क्लास में, डेली एकदम बेचारा एकदम बहुत ही शरीफ, बहुत ही अच्छा, एक दिन एकाएक क्लास में घुस से सबको गाली दे रहा है, मार रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि मुझे ये इस बात पे अलग से एक रिपोर्ट बनाना चाहिए कि इसको क्या हुआ पता नहीं, या तो इसको मेंटली डिस्टर्ब हो गया या पागल हो गया, क्योंकि पहले तो ऐसा कभी नहीं था, है कि नहीं? चलो अगला, सेकंड, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल। क्या होता है इसके अंदर पहले बताइए? पैटर्न से वो चेक कर लेते हैं कि यूटीपी चल रहा है या नहीं। क्या होता है यूटीपी? वही पैटर्न का मतलब क्या, आज तक कैसे चलता है और एकाएक एबनॉर्मली क्या कर रहा है, बिहेवियर कर रहा है। अगला बोलो, देखिए जो भी आपके मेंबर्स होते हैं ना स्टॉक ब्रोकर्स, उनको 14 डिफरेंट हेड्स में क्या भेजा जाता है, अलर्ट भेजा जाता है, अलग अलग चीजों के लिए। जैसे तुम लोग को मैं देखता हूँ, मुझे याद दिलाना तुम लोग को, तुम लोग के लिए भी मैं सोचता हूँ अलर्ट बना बना के भेजता रहा हूँ। जैसे अब भी मैं टेस्ट लेने वाला हूँ मॉड्यूल फर्स्ट में, वो एक अलर्ट है, अलर्ट ही तो है। वो अलर्ट किस बात का है, कितने चैप्टर्स हो चुके हैं, तुमने उसको रिवाइज किया कि नहीं। और आप विश्वास कीजिए, जिसमें बहुत बच्चा मॉड्यूल फर्स्ट वाला भी होगा, बहुत मॉड्यूल वाला भी, रात में मेरे फोन पे 250 से 300 मैसेजेज आए
कि सर आज आपने बोला था हमें रिवाइज करने टोपा और हमने रिवाइज कर लिया। टोपा की क्लास में बोला था तुम लोगों को रिवीजन का तरीका कहां सिखाया था? टोपा की क्लास में सिखाया था। मॉड्यूल सेकंड में भी तो टोपा और मॉड्यूल फर्स्ट में भी है। तो टोपा और टोपा क्लास में मैंने सबको सबसे वादा लिया था कि आज रात में तुम लोग उसको रिवाइज करके मुझे लिख के भेजोगे। तो तुम लोगों ने लिख के भेजा था? चलो एक वादा तुम लोगों से अभी ले रहा हूं, स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर दोनों खत्म होते ही तुम रिवाइज करके मुझे भेजोगे कि सर मेरा रिवीजन दोनों चैप्टर का हो गया। क्योंकि अभी ये ताजा ताजा चल रहा है, अभी रिवीजन हो जाएगा। 3 महीने के बाद रिवीजन करोगे टफ हो जाएगा। तो बोलो जिस दिन ये खत्म होगा उसी दिन के रात में मुझे वो नोटिफिकेशन चाहिए होगा। तो इसी को बोलते हैं अलर्ट। एक था ये रिवीजन अलर्ट। क्या है ये? रिवीजन अलर्ट। फिर कोई बच्चा एब्सेंट होता होगा तो एब्सेंट अलर्ट। नहीं, अरे समझे, हेड्स मैं समझाना चाह रहा हूं। क्या हेड्स? तो 14 हेड्स में क्या भेजा जाता है? अलर्ट भेजा जाता है। बताइए 14 हेड्स हैं। तुम लोग अगर 5 हेड भी मैं बना के अलर्ट भेजना स्टार्ट कर दूं तो तुम्हारा काफी डेवलपमेंट हो जाएगा। रिवीजन अलर्ट, एक तो डेली रिवीजन अलर्ट, एक जो पीछे से होता है। ये चैप्टर नंबर कितना है? ये 8। इसमें मतलब पीछे के 7 चैप्टर्स लगभग हो गए। तो 7 चैप्टर्स, तो पीछे का सारा रिवीजन हो रहा है नहीं कि उसका अलर्ट। तुम डेली क्लास में फेस टू फेस आते हो कि नहीं, उसका अलर्ट। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में आप लिखते हैं कि नहीं, उसका अलर्ट। अगर ऐसे अलर्ट तुमको जाते जाए तो एक बात बताइए, आप में डेवलपमेंट नहीं होगा, आप में इंप्रूवमेंट नहीं होगा? तो कहा ये आप कीजिए ना, ये खुद से भी कर सकते हो। चलो अब आ जाओ, बोलो हेडिंग, बोलो हेडिंग, बोलो जल्दी। ग्रीवांस रेड्रेसल। ग्रीवांस का मतलब शिकायत, रेड्रेसल का मतलब निपटारा। शिकायतों का निपटारा कैसे होता है स्टॉक मार्केट में, ये पूछ रहा हूं तुम लोगों से। देखिए सबसे पहले लिखो यहां पे, सबसे पहले जो कंसर्न कंपनी है या इंटरमीडियरी है जिसके खिलाफ तुम्हें कंप्लेंट करना, उसके पास जाओ। एक वीडियो दिखाया था तुम लोग को शुरू में, सेबी वाला, हर इन्वेस्टर की ताकत दिखाया था। सबसे पहले वो किनके पास जाते थे? कंपनी के पास। सर हमारा डिविडेंड वारंट नहीं आया, देखा था वो, दिखाया था तुम लोग को। तो डिविडेंड वारंट, सबसे पहले आप किसके पास जाइए? अगर आपको मर्चेंट बैंकर से दिक्कत हो तो किसके पास जाइए? मर्चेंट बैंकर के पास। अगर आपको कंपनी से दिक्कत हो तो किसके पास जाइए? कंपनी, पहले उनके पास जाइए। अगर वो रिजॉल्व नहीं करते हैं, अगर वहां से रिस्पॉन्स अच्छा आता नहीं है तो आप सेबी को पहुंच सकते हैं। अच्छा सेकंड में देखो यहां लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, इन्वेस्टर को पता होना चाहिए किस अथॉरिटी के पास उनको जाना है। और उसके लिए सेबी ने बड़ा अच्छा एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया। क्या बनाया है? वेब बेस्ड का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन नहीं होता ना, ऑनलाइन कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम, जिसका क्या नाम है? स्कोर्स। क्या नाम है? स्कोर्स। आप स्कोर्स पर जाके कर सकते हैं। आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, उसके अंदर स्कोर्स पढ़ाना है मुझे, ठीक है ना? तो स्कोर्स वहां पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन ही आप कंप्लेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन ही सेबी उसको रिजॉल्व करवा देता है। तो पहले किसके पास जाना चाहिए? कंसर्न्ड कंपनी या इंटरमीडियरी। अगर उससे नहीं सॉल्व होता है तो फिर आप स्कोर्स पे जाके सेबी के थ्रू अपने शिकायतों का निपटारा करवा सकते हैं। चलिए आगे बोलो, अगला कौन है? रिस्क मैनेजमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट। कि सिक्योरिटीज मार्केट में रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। सुनो इसका एक एग्जांपल, मतलब एक टेक्निक तुम पहले लिख लो, अभी तुरंत पढ़ाया था तुम लोगों को सर्वेलेंस वाला। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए रिस्क मैनेजमेंट पे तो पहले कौन लिखोगे? सर्वेलेंस। उसके बाद नंबर 2 पे लिखोगे। अभी सर्वेलेंस कराया ना तुम लोग को? अरे सर्वेलेंस क्या था? रिस्क मैनेजमेंट का ही टूल था ना। और अब और भी टूल बताने जा रहा हूं। तो एक टूल तो वो हो गया, दूसरा टूल अब बताने जा रहा हूं। तो बताइए क्या ये बहुत जरूरी है कि सेकेंडरी मार्केट अच्छे से काम करे? बोलो जल्दी। यस। अब देखिए इसके अंदर देखिए कुछ मेजर्स लिए थे किसने? सेबी ने। अब देखो इसमें क्या क्या है, इसमें से कुछ पढ़ भी चुके हो तुम। नंबर 1 बोलो, कैटेगराइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज इनटू ग्रुप। अच्छे सिक्योरिटीज हैं ग्रुप 1 में, थोड़े छोटे सिक्योरिटीज हैं ग्रुप 2 में, और उसके छोटे हैं तो ग्रुप 3 में। बात समझ में आ गया? अच्छा ये ग्रुप में कैसे डालते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटी। याद रहेगा। अगला VAR, वैल्यू एट रिस्क बेस्ड मार्जिनिंग सिस्टम। मतलब रिस्क होगा ज्यादा तो मार्जिन देगा कम, रिस्क होगा कम तो मार्जिन देगा ज्यादा। ये समझ में आया? ये तुम लोग को मार्जिन ट्रेडिंग पढ़ाते समय बताया था कि जो रिस्की स्क्रिप्ट्स होते हैं उस पर वो मार्जिन नहीं देते, जो नॉन रिस्की होता है उसी पे वो मार्जिन देते हैं, क्योंकि उनके पैसे से जो आप ट्रेडिंग करोगे उनमें उनका भी कहानी होता है। अगला स्पेसिफिकेशन ऑफ मार्क
टू मार्केट मार्जिन, मतलब मार्जिन के हिसाब से वो लोग पहले बताता है कि इस सिक्योरिटी पे मार्जिन देंगे, इस सिक्योरिटी पे हम मार्जिन नहीं देंगे। अगला आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर क्या लगा देगा, लिमिट, और एक ग्रॉस एक्सपोजर के ऊपर भी क्या लगा देगा, लिमिट। बताया था अभी कुछ से पहले पढ़ा भी था कि लिमिट लगा देते हैं लोग, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। अगला ये क्या नॉर्मल मॉनिटरिंग होगा या रियल टाइम, रियल टाइम जो लिमिट हमने लगाया उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे कि आप लिमिट के अंदर ही काम कर रहे हैं या नहीं। अगला टाइम लिमिट बता देगा जिसके कि आपको मार्जिन का पेमेंट कर देना। आपको याद होगा एक समय तक मार्जिन का पेमेंट कर दोगे तो विदाउट इंटरेस्ट, उससे लेट करोगे तो विद इंटरेस्ट, और उससे भी लेट करोगे तो तुम्हारा शेयर बेच देगा उठा के कौन, स्टॉक ब्रोकर। याद है, ये सब पढ़ाया हुआ है तुम लोग को। अगला मार्जिन क्या करेगा, काफी लेट लेगा या तुरंत ले लेगा। आपको याद होगा इनिशियल मार्जिन तो शुरू में ले लेता है, याद है इनिशियल, ऊपर से मेंटेनेंस मार्जिन मांगता रहता है, याद होगा तुमको मेंटेनेंस मार्जिन। अगला सर्किट ब्रेकर पढ़ा चुका हूं, क्या पढ़ा चुका हूं, सर्किट ब्रेकर वहां भी था यहां भी है। और अगला लिखा ही हुआ है, लिमिट से बाहर जाओगे तो क्या बोल के डीएक्टिवेट होगा या ऑटोमेटिक डीएक्टिवेशन, ऑटोमेटिक डीएक्टिवेशन हो जाएगा। क्लियर है जी। तो ये सब कुछ चीजें हैं, तो सिर्फ आप वही लिखोगे कि ये भी लिखोगे। जब भी रिस्क मैनेजमेंट की बात आएगी आप दो चीज लिखना, सर्वेलेंस वाला भी लिखना और ये भी लिखना, तुम्हारे एक अच्छा आंसर बन जाएगा। चलिए इसके बाद आगे, अब कहां बढ़ेगी, एक पहले कर लो ना एक बार, ये बहुत ज्यादा है पक्का। तो पहले तुम लोग वादा करो कि ब्रेक में इतने रिफ्रेश हो जाओगे कि मैं आराम से क्या पढ़ा सकूंगा, डेरिवेटिव्स, क्योंकि डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन बहुत टफ है लेकिन समझ में आएगा। बोलो 2 दिन का ब्रेक दे दूं, पूरा फ्रेश ही नजर आओगे, है ना। आपको टाइम क्या हुआ, 12:56। चलो जाओ तुम लोग जिंदगी जी लो, जाओ 1 बजे मान लिया मैंने इसको, 1:30 पे वापस मिलूंगा। पर 1:30 पे सारे बच्चे बैठे नजर आने चाहिए, है ना। ये नहीं कि बीच में कोई आ रहा है, लेट आ रहा है ना, दुकान पे मार खा के आ रहा है। 1:30 पे वापस आइए, और ब्रेक के बाद वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट।